हेलो गाइस, डार्क होल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। आज हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे एक गरीब मछुआरा जो कितना ईमानदार हो सकता है और अपनी ईमानदारी का परिचय कैसे देता है। देखते हैं ईश्वर उसकी स्वयं मदद करते हैं या नहीं। आखिर ईमानदार लोगों की मदद ईश्वर तो करते ही हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर ईमानदार मछुआरे की क्या स्टोरी होती है, तो देखते हैं। वीडियो में शुरू करते हैं। रूपनगर में रहने वाला भीमा अपनी पत्नी कमला और 6 महीने की बेटी रोमा के साथ रहता था। वो रोज नदी से मछलियां पकड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन भीमा अपनी पत्नी से बोला, दोस्तों, गरीब लोग जो होते हैं कितना मेहनती होते हैं। आप देख सकते हैं भीमा को, बेचारा कितना मेहनत करता है और उसके बाद चंद पैसों के लिए बाजार जाता है और मछलियां बेचकर लाता है। देखते हैं आगे क्या होता है इसकी लाइफ में। अब आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि नदी पर ना जाऊं और घर पर आराम कर लूं। तुम्हें तो कभी सर दर्द होता है, कभी पैर दर्द, सिर्फ काम पर ना जाने का बहाना देखते हो। नहीं कमला, मैं सच कह रहा हूँ, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है, मत जाओ। आज मेरी भी तबीयत खराब है। मैं भी घर का कोई काम नहीं करूंगी, सिर्फ आराम करूंगी। अच्छा, तुम नाराज मत हो, मैं काम पर जाता हूँ। भीमा सीधा साधा था और कमला उतनी ही खराब। देखा दोस्तों आपने, भीमा बेचारा कितना मेहनत करके चंद पैसे कमाता है और उसके बाद उसकी पत्नी उसे ताना देती है कि तुम तो रोज़ ऐसे ही बहाना करते हो। अच्छे लोग बहाना नहीं करते। इसकी पत्नी को समझना होगा भीमा को, नहीं तो भीमा अकेले बेचारा क्या ही कर सकता है। वो तो वैसे ही परेशान है अपने गरीबी से। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। इसकी पत्नी भी इसको नहीं समझ रही है। वो भीमा से लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सो सैड। भीमा नदी के तट पर मछलियों के लिए जाल डालकर बैठा था और खुद से बातें कर रहा था। ना जाने कमला कब सुधरेगी। वो कभी मेरी तकलीफ नहीं समझती। उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन उसे समझ आएगा। लगता है जाल में मछलियां आ गई हैं। चलो इन्हें निकालता हूँ और बाजार में बेचकर पैसे ले जाकर कमला को देता हूँ, नहीं तो वो मुझे जीने नहीं देगी। भीमा जाल से मछलियां निकाल ही रहा होता है। दोस्तों, आखिर स्त्रियों को पैसा ही क्यों चाहिए? आदमी की इज्जत, आदमी की सेहत, ये ज़रूरी नहीं होती उनके लिए। ये क्यों होता है? मैंने बहुत सारे घरों में इस वजह से लड़ाई होते हुए देखा है कि तुम तो पैसे देते ही नहीं। आखिर लड़कियों को, स्त्रियों को इतने पैसे की भूख क्यों होती है? मुझे तो पता नहीं। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कि उसकी नजर नदी में बहती हुई एक टोकरी पर पड़ती है जिसमें एक बच्चा होता है। भीमा टोकरी को नदी से बाहर निकालता है। कोई है? अरे ये बच्चा किसका है? न जाने कौन इतने छोटे से बच्चे को इस टोकरी में डालकर नदी में छोड़ गया भाई। अरे कैसे लोग हैं दुनिया में। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ घर ले चलता हूँ, नहीं तो ये मर जाएगा। दोस्तों, आगे क्या होगा देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि भीमा एक बच्चे को लेकर जा रहा है अपनी पत्नी के पास। उसकी पत्नी पहले से ही नाराज़ है इससे, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बच्चे को वो पालती है या नहीं। देखते हैं क्या होता है। स्टोरी बहुत अमेजिंग लग रही है मुझे। कमला, कहाँ हो? देखो मैं क्या लाया हूँ।
इतना शोर क्यों मचा रखा है? आज तुमने नदी से घर आने में देर कर दी। कब बाजार जाओगे? कैसे पैसे लेकर आओगे? तुम्हें तो सिर्फ पैसों की ही पड़ी रहती है। ये देखो, आज नदी में किसी ने इस छोटे से बच्चे को एक टोकरी में डालकर छोड़ दिया था। जिसका बच्चा है, अगर उसने छोड़ दिया तो तुम इसे क्यों ले आए? तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या वहां नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ देता है? इस बच्चे को मछली खाए या शेर खाए, मुझे क्या करना है? इस मुसीबत को मैं ना रखूंगी अपने घर में। बहुत हो गया कमला, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, और अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ये बच्चा इस घर में ही रहेगा और रोमा के साथ हम इसे भी पालेंगे। इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। कमला ने भीमा को पहली बार इस तरह गुस्से में बात करते देखा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बच्चे को रखने के लिए तैयार हो गई। भीमा ने बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम सोमा रखा। देखते हैं इसकी पत्नी क्या करती है। इसकी पत्नी तो दोनों बच्चों में भेदभाव जरूर करेगी, ये तो होगा ही। भीमा कैसे इसका बचाव करेगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कहानी क्या मोड़ लेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर क्या होने वाला है। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। धीरे धीरे समय के साथ रोमा और सोमा दोनों बड़े होने लगे। एक दिन, पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ नदी पर मछलियां पकड़ने चल सकती हूँ? क्यों बेटा, तुम्हें मछलियां पकड़ना सीखना है? जी पिताजी, मैं भी आपकी तरह एक मछुआरा बनना चाहती हूँ। बेटा, अभी तुम छोटी हो, अभी तुम अपनी बहन रोमा के साथ खेलो। जब बड़ी हो जाना तब चलना। अगर जाना चाहती है तो आप ले क्यों नहीं जाते? अच्छा ही है, पिता का काम सीख लेगी तो आपका काम हल्का हो जाएगा। मुझे रोमा और सोमा दोनों को जो कुछ भी सिखाना होगा मैं खुद सिखा लूंगा। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर उसका मन है तो सिखा दो ना, लेकिन जैसा तुम्हें ठीक लगे। कमला सोमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन भीमा की वजह से वो मजबूर थी। रोमा का स्वभाव उसकी माँ कमला की तरह था, जबकि सोमा स्वभाव में बिल्कुल भीमा जैसी थी, नेक दिल और दयावान। एक दिन अचानक भीमा की मृत्यु हो जाती है। लोगों को दयावान जरूर होना चाहिए। अगर आप दूसरे की मदद नहीं करोगे तो आपकी मदद करने वाला कौन होगा? तभी तो आपको लोग मदद करना चाहेंगे। आखिर पुण्य का घड़ा बड़ा होगा, तभी तो आप अच्छे इंसान बन पाएंगे। इसका पुण्य जितना बड़ा होता है, इंसान उतना ही बड़ा बनता है। देखते हैं आखिर सोमा के साथ क्या होता है आगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तभी तो पता चलेगा। रोमा और सोमा बहुत दुखी होते हैं। बेटा रोमा, तू रो मत, ये तो नियति है, हम इसे बदल नहीं सकते। तुम्हारे पिता का साथ बस इतना ही लिखा था, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हाँ माँ, लेकिन अब हम कैसे रहेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? पिताजी ही तो अकेले काम करने वाले थे। तू फिक्र मत कर, ये सोमा है ना, इसने तुम्हारे पिता से मछलियाँ पकड़ना सीखा था, अब से ये जाएगी मछलियाँ पकड़ने। हाँ माँ, मैं जाऊंगी पिताजी की जगह मछलियाँ पकड़ने, आप फिक्र मत कीजिए। बस बस, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, तू ही जाएगी और कौन जाएगा। उस दिन से सोमा के तो जैसे दिन ही बदल गए। देखा दोस्तों, आखिर मछुआरे की मौत होते ही सोमा के ऊपर कैसे अपनी दादागिरी चला रही है, जबरदस्ती इस पे जिम्मेदारी सौंप रही है। इसकी पत्नी शायद नहीं सुधरने वाली है। उसका स्वभाव बचपन से ही वैसा ही था। शुरुआत से ही उसका स्वभाव बुरा होने के कारण आज भी सोमा से जलन की भावना रख रही है। जब मछुआरा था तब तो कोई दिक्कत नहीं था, कैसे भी करके भरण पोषण हो रहा था सोमा का। अब आगे क्या होगा, सोमा अकेले कैसे कर पाएगी? देखते हैं क्या होता है और कितना परेशानी झेलने वाली है सोमा। आखिर उसकी पत्नी इसका जीना दुर्भर करने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है सोमा के साथ। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो शुरू करते हैं।
कमला उससे घर का सारा काम करवाती, मछली पकड़ने और घर के लिए पानी लेने नदी पर भेजती, लेकिन उसे हमेशा खाना बहुत थोड़ा सा देती। एक दिन नदी पर पानी भरने गई सोमा वहां बैठकर रो रही थी। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपके सिवा कोई मुझसे प्यार नहीं करता। माँ तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। मैं क्या करूँ पिताजी? आप मुझे कोई रास्ता बताइए। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो घर आ जाती है। आ गई महारानी। नदी से पानी भरकर लाने में इतना वक्त लगता है क्या? माँ, पानी भरकर मटके भारी होते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे चलकर आती हूँ ताकि पानी गिर ना जाए। बस कर अपने बहाने। काम धाम ठीक से करती नहीं, खाना इतना खाती है। माँ, खाना तो आप मुझे आधा पेट देती हैं। जवाब देती है मुझे? रुक जा, तेरी अच्छे से मरम्मत करती हूँ, तब तेरा दिमाग सही होगा। और रोमा ये सब देखकर बड़ी खुश होती है। रोज सोमा नदी किनारे बैठकर पिता को याद करती और खूब रोती। एक दिन वो नदी किनारे बैठकर रो रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत आती है। बेचारी सोमा कितना कुछ झेल रही है। उसकी माँ ने उसे बहुत परेशान कर दिया है। वो तंग आकर प्रतिदिन नदी के किनारे रोती है। शायद उसकी माँ को पता भी नहीं होगा कि सोमा कितना मेहनत करती है उसके लिए, उसके परिवार के लिए। फिर भी उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता है और पूरा मेहनत करवाया जाता है। आखिर लोग मेहनत जो करते हैं पूरा पेट खाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? आखिर सोमा का गुजारा कैसे होगा बिना पिता के? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, देखते हैं आगे सोमा के साथ क्या क्या होता है। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी पिलाओगी? हाँ अम्मा, जरूर पिलाऊंगी। आप पहले आराम से बैठ जाइए, मैं अपने घड़े से आपको पानी पिला देती हूँ। सोमा बूढ़ी औरत को उसकी इच्छा अनुसार पानी पिलाती है। तुम बहुत नेक दिल हो बेटी, तुमने मुझे पानी पिलाया, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मा। क्या तुम्हें किसी चीज की इच्छा नहीं? नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि किसी की मदद बिना किसी लालच से करनी चाहिए। बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथ जोड़ती है और वो एक परी बन जाती है। आप कौन हैं और ये आपने कैसे किया? दोस्तों, निस्वार्थ मन से किया गया हेल्प सबसे बड़ा हेल्प होता है। अगर आप स्वार्थी होकर हेल्प करेंगे तो वो आपके पुण्य के खाते में नहीं जाता, वो आपके पाप के खाते में जाता है। अगर आपको पुण्य कमाना है तो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करना होगा, निस्वार्थ भाव से हेल्प करना होगा। देखा आपने सोमा कैसे निस्वार्थ भाव से मदद की। आखिर पिता ने जो सिखाया था सोमा को वो वही कर रही है, निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा कर रही है। देखते हैं सोमा के साथ क्या होता है। सोमा, मैं इच्छा परी हूँ और मैं अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकती हूँ। इच्छा परी? लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? सोमा, मुझे सब कुछ पता है। तुम रोज यहाँ बैठकर अपने पिता को याद करती हो और रोती हो, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज के बाद तुम जब भी रोओगी तब तुम्हारी आंखों से आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिरेंगे। लेकिन मैं उन हीरे जवाहरातों का क्या करूँगी? तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। तुम्हारी आवाज कोयल जैसी सुरीली हो जाए। तुम्हारा गाना सुनकर इंसान अपने दुखों को भूल जाएगा। इतना कहकर परी गायब हो जाती है और सोमा पूरे रास्ते वो गाना गाती हुई अपने घर वापस आती है। उसे गाना गाना बहुत पसंद था और अब तो उसकी आवाज इतनी सुरीली हो चुकी थी कि वो खुद का ही गाना सुनकर खुश हो रही थी। घर आकर, आ गई महारानी, कहाँ लगा दी इतनी देर? माँ, आज नदी पर मुझे एक परी मिली थी। क्या बकवास कर रही है? भला परियां होती हैं? हाँ माँ, परियां होती हैं। अपनी बकवास बंद कर, घर का काम देख, घर कैसे गंदा पड़ा है। सोमा बर्तन साफ कर ही रही होती है कि उसके हाथ से एक कांच का बर्तन गिरकर टूट जाता है। कमला सोमा को 2 थप्पड़ लगाती है। सोमा रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिरने लगते हैं। ये क्या? इसकी आंखों से आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिर रहे हैं। दोस्तों, देखा आपने, परी का दिया हुआ वरदान सच हो रहा है।
अगर इसके आंखों से एक भी आंसू गिरेंगे तो मोती हीरे जवाहरात बन जाएंगे। अगर ये चीज़ भीमा की पत्नी को पता चलेगा तो वो तो हमेशा इसे पीटते ही रहेगी कि सोने जवाहरात उसे मिलते जाएंगे जब जब आंसू गिरेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। आखिर सोमा के साथ क्या होगा, बार बार उसे प्रताड़ित किया जाएगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कंटिन्यू करते हैं। हाँ माँ, इसकी आंखों से तो आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिर रहे हैं। बताइए कैसे हो रहा है सब। सोमा खुद को संभालती है। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, आज मुझे नदी पर एक परी मिली थी। उस परी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि अब से जब भी मैं रोऊंगी मेरी आंखों से आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिरेंगे। रोमा, आज नदी पर पानी भरने तू जाएगी। वहाँ बूढ़ी औरत को पानी पिलाकर तू भी वरदान ले आना। मैं जाऊंगी नदी पर, लेकिन मटका बहुत भारी होता है, मैं कैसे उठाकर लाऊंगी? तू ये छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेकर जा और बूढ़ी औरत को इससे पानी पिलाना। रोमा वो मिट्टी का बर्तन लेकर नदी किनारे जाती है। परी अपने असली रूप में ही रोमा के सामने आती है। बेटा, मुझे पानी पिला दो। नहीं नहीं, ये पानी तो बूढ़ी औरत के लिए है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, उसे ही पानी पिलाऊंगी। तुम कितनी बदतमीजी से बात करती हो। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? तुम मेरा समय मत खराब करो, यहाँ से चली जाओ। वैसे ही इतनी दूर चलकर आई हूँ, थक गई हूँ, ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम सच में बहुत बदतमीज लड़की हो। मैं बद्दुआ देती हूँ, अब से जब तुम अपना मुंह खोलोगी तुम्हारे मुंह से कौवे की आवाज निकलेगी। परी गायब हो जाती है। रोमा रोती रोती घर जाती है। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? रोमा जैसे ही मुंह खोलती है कौवे की आवाज आने लगती है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? रोमा लिखकर कमला को सारी बात बताती है। ये सब इस सोमा की वजह से हुआ है। इसने हमें पूरी बात नहीं बताई होगी। ये जानबूझकर ऐसा करती है। आखिर छल करोगे तो छल ही मिलेगा ना। देखा आपने कैसे वो स्वार्थी भाव से हेल्प करने गई। मैंने आपको बताया था ना, अगर आप स्वार्थी मन से हेल्प करोगे तो वो आपके पाप के खाते में जाता है, और पाप के कारण इसे परी ने श्राप भी दे दिया। उस परी ने ये श्राप दिया कि जब भी तुम अपना मुंह खोलोगी कौवों की तरह आवाज़ आएगी। और देख रहे हैं आप लोग, जब भी ये मुंह खोल रही है कौवे की तरह काएं काएं कर रही है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। आखिर रोमा और सोमा के साथ क्या होता है, भीमा की पत्नी में कुछ बदलाव आएगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, देखते हैं रोमा और सोमा के साथ आगे क्या क्या होता है। नहीं माँ, मैंने सब कुछ सच सच बताया था। कमला सोमा को मारकर घर से बाहर कर देती है। मैं क्या करूं? माँ को हमेशा मेरी ही बात गलत लगती है। भला मैं क्यों अपनी बहन का बुरा चाहूंगी? सोमा घर के बाहर पेड़ के नीचे लेट जाती है। थोड़ी देर बाद गाना गाने लगती है। परी के वरदान से वो अपना सारा दुख भूल जाती है। तभी वहाँ से रूपनगर का राजकुमार गुजर रहा होता है। वो सोमा की आवाज सुनकर आता है। उधर सोमा का गाना सुनकर कमला भी घर का दरवाजा खोल देती है और सोमा को घर के अंदर ले लेती है। घर में कोई है क्या? हाँ, किससे मिलना है? कौन हो तुम? मैं इस नगर का राजकुमार हूँ और यहाँ पर एक सुरीले गाने की आवाज सुनकर आया हूँ। वो गाना कौन गा रहा था? कमला अंदर आती है और रोमा को बाहर ले जाकर राजकुमार के सामने खड़ा कर देती है। राजकुमार, ये मेरी बेटी रोमा है, यही गाना गा रही थी। आपकी आवाज बहुत सुरीली है, आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। आपकी जादुई आवाज सुनकर मैं अपने सारे दुख भूल गया। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? कमला रोमा को चुप रहने का इशारा करती है। जरूर करेगी राजकुमार जी, इसके तो भाग्य खुल गए जो आप स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। राजकुमार और रोमा के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। विवाह वाले दिन राज दरबार में सब विवाह के लिए उपस्थित थे। तभी मंत्री जी बोले, दोस्तों, बाद में जब सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? जब इसके मुंह से कौवे की आवाज आएगी फिर क्या होगा? आखिर ये झूठ की जो नींव है कब तक चलेगी? एक ना एक दिन झूठ तो पकड़ा ही जाएगा ना। देखते हैं
क्या होता है उस राजकुमार के साथ। क्या राजकुमार को सच्चाई पता चल पाएगी? आखिर सच्चाई पता तो चलनी ही चाहिए। आखिर ये जो छल है, छल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता मेरे दोस्त। तो देखते हैं छल कितने दिनों तक चलता है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो पता चल जाएगा। महाराज, आज बड़ा ही खुशी का दिन है। हमारे राजकुमार का विवाह हो रहा है और इस विवाह में शामिल होने के लिए दूर देश के राजा रानियां और हमारी प्रजा आई हुई है। अगर आपको उचित लगे तो मैं अपनी प्रजा की तरफ से एक अनुरोध करना चाहता हूं। बताइए मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, हमारी प्रजा चाहती है कि राजकुमार अपनी होने वाली राजकुमारी के जिस गुण के कायल हैं, उसकी एक झलक उन्हें भी मिले। जरूर मंत्री जी, आप सब एक बार रोमा की सुरीली आवाज सुन लेंगे तो अपने सारे दुख भूल जाएंगे। ये सब बातें सुनकर कमला और रोमा दोनों परेशान हो जाती हैं, क्योंकि इतने दिनों से जब भी राजकुमार रोमा से गाना गाने को कहता तो रोमा सिर्फ अपना मुंह चलाती और कमला सोमा से गाना गवाती थी। दोस्तों अब क्या होगा? अब तो मंत्री ने ये प्रस्ताव रख दिया है कि आपको गा के सुनाना होगा सारे सभा को। तो देखते हैं कैसे सुनाती है अपने कौवे की आवाज़ लेके। आखिर जो छल है जल्द ही उसका पर्दा खुलने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। रोमा गाना घूम घूम कर गाती, जिसके कारण राजकुमार को कभी उस पर शक नहीं हुआ। पर आज उसकी पोल खुलने वाली थी। महाराज, इतने बड़े राज्य के राजकुमार की होने वाली पत्नी अपनी प्रजा के सामने गाना गाए, क्या ये उचित लगता है आपको? बिल्कुल उचित है। हम अपनी प्रजा को हमेशा अपने परिवार की भांति मानते हैं, और अगर हमारी होने वाली वधू अपने परिवार के सामने अपने गुण को प्रस्तुत करेगी तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। रोमा चुप थी। तभी महाराज, प्राणों के लिए जीवन दान मांगता हूँ, लेकिन ये लड़की और इसकी माँ दोनों ही झूठे हैं। ये कभी किसी के सामने गाना नहीं गाएगी। मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, जब राजकुमार ने हमें इस लड़की के बारे में बताया तो मेरे मन में भी इस बात को परखने की उत्सुकता हुई। दोस्तों आखिर मंत्री को पता कैसे चला होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं? ये दोनों माँ और बेटी मिलकर इन्हें पागल बना रहे हैं। क्या वो इन पे नज़र रख रहे थे? आखिर बिना नज़र रखे ये पता करना शायद मुश्किल है, या हो सकता है वो सोमा को जानते होंगे। सोमा ने सारी बात इन्हें बताई होगी। ये सारी तमाम बातें हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, हमारे मनों को टटोल रही है। देखते हैं क्या होता है। फ्लैशबैक तो एक बनता ही है। तो कंटिन्यू करते हैं, तब हमें शायद पता लग जाएगा कि आखिर कैसे मंत्री को पता चला कि क्या सच में किसी की आवाज में इतना जादू हो सकता है कि उसकी आवाज सुनने मात्र से हम अपना दुख भूल जाएं? बस अपनी यही उत्सुकता शांत करने के लिए मैं इस लड़की के घर गया, परंतु मैंने वहां जो देखा वो देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। आपने क्या देखा मंत्री जी? महाराज, ये लड़की तो बोलती भी कौवे जैसा है। इसकी आवाज कौवे जैसी है। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने खुद रोमा की आवाज सुनी है, और एक बार नहीं कई बार सुनी है। ये बहुत सुरीला गाती है। राजकुमार, मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने जो आवाज सुनी वो रोमा की नहीं बल्कि इसकी बहन सोमा की थी। मैं सच कह रहा हूँ, रोमा तो कौवे की आवाज में बोलती है। महाराज रोमा को बोलने का आदेश देते हैं। बेचारी रोमा महाराज के डर से अपना मुंह खोलती है, और जैसे ही मुंह खोलती है कौवे की आवाज आने लगती है। सभा में सभी लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। इस लड़की को गिरफ्तार कर लो और इसे कैद खाने में डाल दो। इसने न सिर्फ हमारे राजकुमार को धोखा दिया, बल्कि हम सबको भी अंधेरे में रखा। महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरी बहन को माफ कर दीजिए और इसे कैद खाने में मत डलवाइए। ये सब मेरी गलती है।
तो दोस्तों देखा आपने छल का क्या नतीजा होता है। कैसे राजा ने आदेश दे दिया इसे जेल में डालने का, सज़ा देने का। देखते हैं सोमा बेचारी अपने फैमिली को कैसे बचा पाती है। आखिर सोमा इनमें भेदभाव नहीं करती, सोमा अपने परिवार जैसा समझती है इनको। देखते हैं सोमा बेचारी कुछ करके भी इन्हें बचा तो लेगी ही। देखते हैं कैसे करती है ये। कंटिन्यू करते हैं, तब हमें सारा चीज़ पता चल जाएगा। तुम्हारी गलती कैसे है? अगर मैं गाना नहीं गाती तो राजकुमार को ये धोखा कभी नहीं होता। इसलिए अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, पर मेरी बहन को छोड़ दीजिए। तुम इस राज्यसभा में गाना गाओ, क्या पता तुम भी झूठ ही बोल रही हो। सोमा गाना गाना शुरू करती है और थोड़ी देर में महाराज, राजकुमार और साथ साथ वहां उपस्थित सारे लोग अपना सारा गुस्सा और तकलीफ भूल जाते हैं। राजकुमार, तुमने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य था। इस लड़की की आवाज तो वाकई बहुत सुरीली है और इसकी आवाज सुनते ही हम सारी बातों को जैसे भूल गए। महाराज, अब तो आप मेरी बहन को आजाद कर देंगे। हम तुम्हारी बहन को आजाद कर देंगे, परंतु अब हम तुम्हारी बहन रोमा की जगह तुम्हारे सामने अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। क्या तुम्हें ये विवाह स्वीकार है? सोमा माँ की तरफ देखती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आज तुमने रोमा की जगह खुद को कारागार में डालने की बात की। तुम्हारे पिता की बात बिल्कुल ठीक थी। तुम्हारा हृदय सच में हीरे जैसा है। महाराज, मैं अपनी छोटी पुत्री सोमा का विवाह आपके पुत्र के साथ करने के लिए आपसे अनुरोध करती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। रोमा और सोमा को ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था। रोमा सोमा के लिए कागज पर लिखती है, मुझे माफ कर दो, मैंने माँ की बातों में आकर गलत व्यवहार किया, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया। आखिर देखा दोस्तों, इसकी माँ को भी पछतावा होने लगा। आखिर इन्हें सच्चाई का पता चल गया कि हम जिसे हमेशा डांटते फटकारते रहे, सजा देते रहे, वो हमेशा हमारी मदद करती रही। और आखिरी समय पे जब ये बहुत बड़ा कांड कर चुकी है, तब भी सोमा ने इनका साथ दिया। आखिर वो एक छोटी बेटी होते हुए भी कितना कुछ बड़ा करके दी। आखिर सोमा ने कैसे अपने शांत हृदय से, अपनी उमड़ती हुई प्रेम से लोगों का मन मोहित कर दिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। कभी तुम्हारी मदद नहीं की, फिर भी आज तुमने मेरे लिए जो किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम रोमा को भी प्यार आ रहा है। सोमा रोमा को गले लगाती है, तभी वहाँ इच्छा परी आती है। रोमा, मुझे देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैं तुम्हें अपने दिए हुए श्राप से मुक्त करती हूँ। रोमा पहले की तरह बोलने लगती है और उसे कौवे की आवाज से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही महाराज सोमा और राजकुमार का विवाह करा देते हैं और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। उसे शांत होकर अपने शांत हृदय से सोचना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। अच्छे कर्म ही उसे बड़ा बनाते हैं। इस तरह सोमा को प्रताड़ित किया जा रहा था, आपने पूरी वीडियो में देखा। फिर भी वह शांत हृदय से लोगों की सेवा करती रही। आखिर सेवा करते करते उसे एक परी ने वरदान दिया और उस वरदान का फायदा भी हुआ और लास्ट में जाकर उसे राजकुमार भी मिल गए। इससे अच्छा पुण्य क्या हो सकता है? इसका पुण्य का घड़ा इतना भर चुका था कि इसे राजकुमार जैसे अच्छे लोग मिले। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तभी तो अच्छे फल की आशा करेंगे ना। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो अच्छे फल की चिंता करना भी व्यर्थ है। तो दोस्तों, अगर आप भी ईमानदार नहीं हैं, अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। आखिर कुछ तो फ़ायदा हो इस स्टोरी का। मैं जो स्टोरी लाता हूँ आपके लिए, कुछ तो फ़ायदा हो उसका। दोस्तों, मैंने जो आपको 100 लाइक्स का टारगेट दिया था उसे आपने बखूबी पूरा किया, तो आप लोगों को धन्यवाद। नेक्स्ट हम एक और टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स का। अगर आप इसे पूरा करते हैं तो मैं एक और वीडियो ऐसे ही टॉपिक पे लाऊंगा जो नॉलेजेबल होगा।
आखिर मेरे सारे वीडियो नॉलेजेबल तो होते ही हैं, और आप लोग जो उसे बहुत सारा प्यार देते हैं उसके लिए फिर से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप सेफ। और हाँ, छत पे जब भी रहिएगा तो पंछियों के लिए पानी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप सेफ और गर्मी से बच के रहिएगा। और हाँ, छत पे पानी डालना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे बेजुबान जानवर पानी की तलाश में इधर उधर फिरते रहते हैं, और गर्मी का मौसम है तो ये पुण्य ज़रूर कमाइएगा मेरे दोस्त।